स्टैंडर्ड 9th के लिए फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक वर्क, इसके फंडामेंटल्स पे हमने पिछले वीडियो में बात किया था जो कि स्टैंडर्ड 9th में आपको पढ़ना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में देखेंगे। ऑफ कोर्स ये आप स्टैंडर्ड 11th में जाके पढ़ने वाले हैं, वहाँ आपके कोर्स में रहेगा। लेकिन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, बेहतर ग्रैस्प करने के लिए मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आप जो स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट हैं वो भी इस डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को ठीक से बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि वर्क क्या है। जब किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में उसी फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर हम कहते हैं कि वर्क डन, ये फोर्स जो है ये वर्क कर रहा है और वो वर्क बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वैसे फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से डायरेक्शन को हटा दे, जो बचेगा वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी कितना बड़ा है वो उसका मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है, दैट वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स इसका मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्पेशल केस है जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही हो। जैसे कि यहाँ पर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और उसी डायरेक्शन में, जिस पॉइंट में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो पॉइंट उसी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तो एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था और स्टैंडर्ड 9th में आपको इसी के साथ डील करना है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपना जो टॉय कार्ट है उस टॉय कार्ट को खींच रहा है। अब गौर से देखें फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और इस टॉय कार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से। तो फिर यहाँ से ये बहुत ही क्लियर है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स और जिस पॉइंट में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है उस समय हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला है जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो। पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल बन रहा है जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। Maybe that is 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, we don't care right now, but that is not zero. Zero होता तो हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर ये जीरो नहीं है। यहाँ पर हम वर्क डन कैसे पता करते हैं? पहले तो आप फॉर्मूला देख ले। यहाँ पर इस केस में, दैट मीन एनी केस आप कह सकते हैं, इन एवरी केस ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने देखा ही था। उसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछेंगे ये कोसाइन ऑफ थीटा क्या है? लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन पे बात किया था हमने। वहाँ पर हमने इस पे बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ सजेस्टेड वीडियोस में भी मिल जाएगा। ओके, तो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा। आगे जब हम इसे डिराइव करेंगे इस फार्मूला को, उस समय हम लोग इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें चाहिए उस पर हम लोग बात कर लेंगे। वेल, तो वर्क डन इन एनी केस,
चाहे फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, इन एनी केस वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। फिर आप पूछेंगे ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये वाला फॉर्मूला जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है उस समय आता है, ये वाला फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप गौर से देखें, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर यही वाला फॉर्मूला जो कि हर एक केस में एप्लीकेबल होगा, इसी फॉर्मूला में अगर हम थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट मीन दिस स्पेशल केस व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उस समय थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, देन वी गेट कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 1। सो फॉर्मूला क्या बनेगा उस केस में, उस स्पेशल केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो, तो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस समय कोसाइन ऑफ थीटा बन जाएगा 1। ओके, अब हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। जब तक आप इसे डिराइव नहीं करेंगे तब तक आप इसके पीछे का रीज़न को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक रीज़न नहीं समझेंगे तब तक आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अलग अलग सिनेरियो में। तो चलिए इसके रीज़न को ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है, ये वाला फॉर्मूला ऐसा क्यों है, और इस कोसाइन ऑफ थीटा का यहाँ पर क्या काम है, ये क्यों अपीयर कर रहा है। तो इसके लिए हमें 2 एग्जाम्पल्स कंसीडर करना होगा। एक हम बाइसिकल वाला एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और दूसरा टॉय कार का एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको ये इंट्यूशन देगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट में कोई काम नहीं करता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, जो कि बाइसिकल वाले एग्जाम्पल से आप समझेंगे। और दूसरा टॉय कार वाले एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एक फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कैसे हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 2 परपेंडिकुलर एक्सीज में हम इसे तोड़ सकते हैं, जिसे कि वेक्टर रिजोल्यूशन कहा जाता है, या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर आप कह सकते हैं। वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, एक वेक्टर कैसे 2 डायरेक्शन में काम करता है। ये 2 कॉन्सेप्ट जब हम समझ जाएंगे उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा क्यों अपीयर कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बाइसिकल वाला एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। ये है बुधवा और बुधवा का दोस्त है हरिया। ये हरिया है, बुधवा ने आज नया बाइसिकल खरीदा है। अब बुधवा हरिया से कहता है हरिया धकेलो, तो हरिया धकेलने लगता है बाइसिकल को। बाइसिकल का होता है डिस्प्लेसमेंट। बुधवा बैठे बैठे कुछ नहीं करता है, सिर्फ बाइसिकल में बैठा हुआ है, सीट में बैठा हुआ है, ये पैडल भी नहीं घुमाता है, कुछ नहीं करता है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और धकेल कौन रहा है? धकेल रहा है हरिया। हरिया एक साइकिल में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय हरिया, और इसके कारण इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरो है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होता है, कुछ देर बाद जब बाइसिकल रुक जाता है उस समय दोनों में झगड़ा होने लगता है। हरिया कहता है कि देखो भाई, इतना दूर से मैं धकेलते हुए आ रहा हूं, मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। ये हरिया है, हरिया कहता है कि मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन मैंने वर्क किया। अब बुधवा क्या कहता है? बुधवा कहता है कि भाई मैंने भी तो फोर्स लगाया बाइसिकल में। हरिया पूछता है कैसे लगाया तुमने फोर्स? तुमने तो कुछ नहीं किया, पैडल भी नहीं घुमाया, कुछ नहीं किया। तो फिर बुधवा कहता है कि भाई मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया विच इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू माई मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने इतना फोर्स लगाया है इस बाइसिकल पे, और बाइसिकल पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैंने भी काम किया। ये बुधवा का स्टेटमेंट है। तब हरिया उसे कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन वहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब जाके वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है।
लेकिन यहां पर बुधवा जो कह रहा है कि मैंने भी फोर्स अप्लाई किया है, mg फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और बाइसिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैंने भी काम किया है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आपको क्या लगता है? चलिए, आपने जो पढ़ा उसको आप भूल जाइए। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या बुधवा बाइसिकल में सिर्फ बैठे बैठे कुछ काम कर सकता है? काम करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट होना मैंडेटरी है। तो एक इंसान एक बाइसिकल में सिर्फ बैठकर बाइसिकल में डिस्प्लेसमेंट ला सकता है बिना पैडल किए? हॉराइजेंटल अगर रोड हो, बिल्कुल, हाँ, इस तरह का स्लैंट रोड हो तो बात अलग है, इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। स्लैंट रोड में अलग बात है, सिर्फ बैठे बैठे ही बाइसिकल इस तरह से वो नीचे उतर जाएगा। लेकिन हॉराइजेंटल रोड में सिर्फ बैठे बैठे क्या ये कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। कैसे होगा? नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी भी हालत में बाइसिकल में बैठ के बाइसिकल आगे की तरफ बढ़ नहीं सकता। जब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा देन हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये कोई वर्क नहीं कर सकता है। आप सिंपल ऐसा सोचें, एक टेबल है, टेबल टॉप में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखें, आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन ये फोर्स काम करेगा। लेकिन फोर्स को आप नीचे की तरफ अप्लाई करें, इसको नीचे की तरफ दबाएं, ये किसी भी हालत में ये मूव नहीं करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। इस फोर्स के कारण तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। अब मान ले दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ये आपका एक दोस्त अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में और आप नीचे के डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके फोर्स के कारण तो कोई काम नहीं होगा यहां पर इस बॉडी में, लेकिन आपके दोस्त के फोर्स के कारण बॉडी मूव करेगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं इस फोर्स से, नीचे वाले फोर्स से, कि यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट आपके लगाए फोर्स के कारण नहीं हुआ, किसी और फोर्स के कारण हुआ। सो यहां से आप एक कॉमन सेंस यहां से ग्रो कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी डायरेक्शन में, उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे ये नीचे की तरफ हो चाहे ये ऊपर की तरफ हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन 90 डिग्री के एंगल में अगर कोई फोर्स का एप्लीकेशन होता है, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, इस तरह का अगर फोर्स का एप्लीकेशन होता है तो इस सिचुएशन में वर्क डन शुड बी जीरो, ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप इसे याद रखिए, इसे हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉय कार वाला एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जहां पर कि हम वेक्टर्स को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट करेंगे। ये क्या है? ये एक वेइंग मशीन है, एक बड़ा सा वेइंग मशीन है जो कि वेट को मेजर कर सकता है। यहां पर हमने एक टॉय कार को प्लेस किया। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग इस टॉय कार के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप क्या करते हैं? आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसा फोर्स? बिल्कुल हॉराइजेंटल फोर्स। आप इस चीज़ को फील कीजिए। अगर घर में वेइंग मशीन है तो इसे आप प्रैक्टिकली करके देखें। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल हॉराइजेंटल फोर्स है, तो इस हॉराइजेंटल फोर्स के कारण सिर्फ इस बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। ये जो रीडिंग है, रीडिंग थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। पहला केस, आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें, और क्यों नहीं होगा इस पे हम आगे बात करेंगे। दूसरा केस, सेम सिचुएशन सेम है, इसमें टॉय कार रखा गया इस वेइंग मशीन में। अब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, उतना ही फोर्स होगा, लेकिन अब वो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होगा। जैसे ही आप नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे ये रीडिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा था, जिसके कारण ये वाला रीडिंग बन रहा था, अब उसके साथ आपका अप्लाई किया गया फोर्स भी चूंकि उसी डायरेक्शन में काम कर रहा, तो वो उसे इंक्रीज करेगा, वेट के इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। दैट्स वाई यहां पर रीडिंग आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहां रीडिंग ज्यादा होगा। तो ये दो बेसिक एग्जांपल्स। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे, वही टॉय कार हम रखेंगे यहां पर, इसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रीडिंग।
अब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अब फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा बदलेगा। फोर्स अब आप न तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बल्कि एक स्लैंट, इस तरह के एक स्लैंट डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा में क्या होगा, देखिए, जब स्लैंट डायरेक्शन में आप कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे रीडिंग, जो इसका वेट था, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, इसके वेट से थोड़ा ज़्यादा रीडिंग होगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ा एक्सीलरेशन भी होगा। लेकिन ये वाला एक्सीलरेशन इस एक्सीलरेशन के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, ये पूरा का पूरा फोर्स जो है ये इसके एक्सीलरेशन में यूज्ड होगा। जबकि इस केस में ये जो फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा पार्ट इसके वेट को भी बढ़ा रहा है और बाकी पार्ट जो है इसे एक्सीलरेट कर रहा है। दोनों चीजें हो रहा, देखिए यहां पर एक्सीलरेशन भी हो रहा और इसका वेट का इफेक्ट भी बढ़ रहा, मतलब नीचे की तरफ भी फोर्स का एक असर रह गया है। मतलब दो डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम ये जो एप्लीकेशन है फोर्स का, उसका डायरेक्शन को हम थोड़ा और बदल देते हैं। अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए और ज़्यादा वर्टिकल की तरफ ज़्यादा हो गया। ऐसे में जो वेट का रीडिंग होगा, जो वेइंग मशीन में रीडिंग होगा, ये रीडिंग और थोड़ा बढ़ेगा, इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा, क्योंकि आप थोड़ा नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो, या फिर आप अपने फीलिंग से भी इसे समझ सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इस केस में एक्सीलरेशन होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन बहुत कम होगा। वो एक्सेलरेशन इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट केस के जैसा, थर्ड केस के जैसा भी एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ हम अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन इसके कंपैरिजन में, थर्ड केस के कंपैरिजन में, फोर्थ केस में एक्सेलरेशन कम होगा, रीडिंग ज़्यादा होगा। अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन साइंस, फिजिक्स क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए फोर्स का एप्लीकेशन को देखते हैं। सारे चारों का चारों फोर्स जो है, चारों का चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर अमाउंट का फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो पहला फोर्स अब देखें, पहला फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा फोर्स बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा और चौथा फोर्स न तो वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल है, एक स्लैंट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर आप फर्स्ट केस को देखें, चूंकि आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, इसके कारण क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने का इसके पास फ्रीडम है, तो ये पूरा का पूरा फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाएगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। ये तो पहला केस है, क्योंकि इसके पास स्कोप है तो ये चला जाएगा उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में आप बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई ये इसके रीडिंग को पूरी तरह से बढ़ा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी असर नहीं है, पूरा का पूरा फोर्स इसे नीचे की तरफ दबा रहा है। तीसरे केस में क्या होगा, देखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर सकता है, इसके पास उतना लिबर्टी नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है उसे रोक रहा है। और उस डायरेक्शन में ये इस प्लेटफॉर्म में फोर्स भी अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा प्लेटफॉर्म में और वापस प्लेटफॉर्म इसे रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई करेगा वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, या फिर सरफेस पे मुझे कहना चाहिए, सरफेस अगर कहें तो हमें नॉर्मल कहना चाहिए, सरफेस पे नॉर्मल होना होगा, तब जाके वो फोर्स इसके वेट के डायरेक्शन में काम करेगा, या फिर आप कहें इसे नीचे की तरफ दबाएगा। पर ऐसा तो नहीं है, न ये हॉरिजॉन्टल है न ये वर्टिकल है, तो ये फोर्स अपने आप को उन दो डायरेक्शंस में, एक वर्टिकल डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा खुद को। यही फोर्स दो पार्ट में टूट जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये अपना असर नहीं दिखा सकता है, बल्कि इन दो डायरेक्शंस में ये अपना असर दिखा सकता है, इसीलिए ये अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लेगा। वो दो वेक्टर्स, वो दो फोर्स कितना बड़ा होगा, इसे पता करने का तरीका बहुत आसान है।
कैसा? इसे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और इसे, ये जो ओरिजिनल फोर्स है, इसे उस रेक्टेंगल का डायगोनल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहां से, और वर्टिकल लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का ये बन गया डायगोनल। अब क्या करना है आपको? सिंपली इस पॉइंट से, जहां से इस फोर्स की शुरुआत है, इस एरो की शुरुआत है, यहां से यहां तक एक एरो बनाना है। तो इतना बड़ा फोर्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करेगा, और इतना बड़ा फोर्स ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा। दो फोर्स, ये फोर्स टूट गया, खत्म हो गया, और ये दो फोर्सेस में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, और ये फोर्स इसे नीचे की तरफ दबाएगा, जिसके कारण रीडिंग थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब यही लॉजिक फोर्थ केस में अप्लाई करते हैं। इसके पास भी दो डायरेक्शंस है, इस फोर्स को एक्ट करने का दो डायरेक्शन है, ये अपना असर दिखा सकता है इन दो डायरेक्शंस में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सेम तरीका इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है दो पार्ट में टूटा, ये तो टूट गया, एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये बना। ये जो है ये इसे एक्सीलरेशन दे रहा है और ये इसे नीचे की तरफ दबा रहा है। अभी आप गौर करें, चूंकि ये नीचे की तरफ था, फोर्स थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ था, इसीलिए आप ये पाएंगे कि इसका जो रीडिंग है, रीडिंग ज़्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि दो पार्ट में जो ये टूटा, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में जो ये टूटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा है। दैट्स वाई इसके रीडिंग से ज़्यादा इसका वाला रीडिंग होता है। और दूसरा चीज़ देखें, चूंकि ये ज़्यादा नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके रेस्पेक्ट में ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा और यहाँ पर एक्सेलरेशन कम होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब चलिए कुछ और चीज़ें इसके साथ रिलेटेड देख लेते हैं, थोड़ा सा एक एनिमेशन के साथ इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इस वेक्टर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो देखिए इसके कंपोनेंट्स में किस तरह का असर पड़ता है। इसे घुमाते हुए हॉरिजॉन्टल के पास ले जाएंगे हम लोग, लगभग हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। तो आप गौर करें, जितना ये हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जितना ये रोटेट करके मूव कर रहा, ये वाला जो वैल्यू है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश कर रहा है, गायब हो रहा है, और इसका पूरा का पूरा असर देखिए इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बन रहा है। तो वही लॉजिक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जब यही वाला वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसे वर्टिकल लाइन के तरफ ले जाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये गायब हो रहा है। दैट्स वाई जब फोर्स बिल्कुल वर्टिकल होता है उस समय इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ये गायब हो जाता है। दैट्स वाई इसमें कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन में ये बॉडी मूव नहीं करता है, क्योंकि इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वैनिश कर जाता है, वो गायब हो जाता है। दैट्स वाई ये किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स किसी भी तरह का असर नहीं दिखाता है। अब आते हैं चौथा वाला जो एग्जाम्पल था उस वाले सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि अगर ये वाला फोर्स नोन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला फोर्स 5 न्यूटन का हो, 5 न्यूटन का हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना असर दिखा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना असर दिखा रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए इसी को हम पता करेंगे और यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री का मदद लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो भी फोर्स है, ये लेट्स से ये 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, ये 5 न्यूटन वाला फोर्स है। तो फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो डायरेक्शन है वो उस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उस एरो का जो लेंथ है
वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है इस मैग्नीट्यूड को। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, तो अगर 4 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा तो एरो का लेंथ मुझे डबल करना होगा। ये 4 न्यूटन वाला फोर्स हुआ, तो एरो का लेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पर ये फोर्स अगर ये 5 न्यूटन का है तो हम मान लेंगे ये 5 यूनिट का इसका लेंथ है। 5 यूनिट का लेंथ, 5 न्यूटन का फोर्स। फोर्स से हम लेंथ समझ सकते हैं, एरो का लेंथ, फोर्स के मैग्नीट्यूड से एरो का लेंथ समझ सकते हैं, या फिर एरो के लेंथ से उस फोर्स का या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को समझ सकते हैं। तो यही लॉजिक से आप गौर करें कि ये लेंथ अगर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर ये लेंथ कितना न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा? कैसे पता करेंगे हम? ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। लेट अस से कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपकी मर्जी, आप वर्टिकल लाइन के साथ भी थीटा एंगल बना सकते हैं। फिलहाल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है और हमें पता ये लगाना है कि ये अगर 5 यूनिट का लेंथ हुआ तो ये कितना यूनिट का, इसका लेंथ जो है कितना यूनिट का होगा। कैसे पता करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से। हाउ? आप इस ट्राइंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। आप गौर करें, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसी ट्राइंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है और ये लेंथ जो है ये लेंथ 5 यूनिट का है। हमें ये वाला लेंथ पता करना है। ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। सबसे पहले आप देखें ये क्या है, ये एडजेसेंट है या ऑपोजिट है। हमने लास्ट वीडियो में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन पे बात किया था, वहाँ हमने इस पे बात किया था। तो देखिए ये जो है ये एडजेसेंट है, इस थीटा के साथ सटा हुआ है तो एडजेसेंट हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन होता है कोसाइन का। सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अननोन है, चलिए मैं x मान लेता हूं। एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहां से 5 न्यूटन हटा दूं, ये तो समझने के लिए था, मैं इसे f कर देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा और ये एक जनरल फॉर्म भी बनेगा। तो मैं इसे f कर देता हूं। f इज नोन। f के रेस्पेक्ट में हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को पता कर रहे हैं। f इज नोन। नाउ कोसाइन ऑफ थीटा is adjacent divided by hypotenuse, and hypotenuse is the magnitude of the applied force which is F, which is known. हमें पता है। हमें क्या पता करना है? हमें x पता करना है, हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है यही तो पता करना था। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका कि लेंथ x होगा वो हम पता कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो दिस वन, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये हमें पता करना है। ओके, सो वर्टिकल कंपोनेंट पता करने के लिए हमें इस ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल तो पता होना होगा। एक तो पता है हमें ये 90 डिग्री का है, कोई एक एंगल पता होना होगा। तो इसी सिनेरियो को मैं एक और जगह पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एरो है, ये ऊपर वाला एरो, और ये F वाला एरो है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब गौर करें ये और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ऐसे में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा एंड आई डोंट केयर, हम इसे क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। आपको केयर करना होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट, इसे हम क्या कहते हैं इन दोनों एंगल्स को। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, ये एंगल अगर थीटा होगा और ये लाइन अगर पैरेलल होता है देन ये एंगल ये भी थीटा होगा। तो उस हिसाब से देखिए ये एंगल थीटा बन गया। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ऐसा ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये नोन है। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज नोन, उसका लेंथ होगा f, तो इसका लेंथ f है। हमें क्या पता करना है इस बार? हमें ये वाला विच इज अपोजिट, इस थीटा का अपोजिट है ये, सो इस अपोजिट को पता करना है जो कि इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अपोजिट को पता करना है। लेट अस से दैट अपोजिट इज y, इस y का वैल्यू को अभी हमें पता करना है। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज इनके बीच का रिलेशन होता है साइन का, साइन ऑफ थीटा। नाउ
now sine of this angle theta, sine of theta is equal to opposite which is y divided by hypotenuse which is f. So यहां से हम कह सकते हैं कि y, जिसे कि हमें पता करना था, y is equal to f into sine of theta. So this one is equal to f into sine ऑफ थीटा. तो यहां पर आप गौर करें कि एक स्लैंट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगा तो फिर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उस फोर्स का या उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो असर होगा वो होगा f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो असर होगा उसका वो होगा f इंटू साइन ऑफ थीटा. बस इसी को हमें अब आगे यूज करना है, जो कि हमने इस वाले बच्चे का टॉय कार्ट वाले एग्जाम्पल में हमने जहां पर देखा था कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. अब हमें यह पता करना है कि ये कितना काम करेगा, यहां पर कितना काम होगा. डी डिस्प्लेसमेंट अगर हो और यहां पर एफ फोर्स अगर अप्लाई हो, एफ और डी के बीच अगर थीटा एंगल बने तो यहां पर काम कितना होगा. सबसे पहले तो देखिए ये जो फोर्स है ये स्लैंट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल है नहीं वर्टिकल है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फोर्स को दो डायरेक्शन में स्प्लिट करना है. एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा. देखिए ये ऊपर के डायरेक्शन में है ओरिजिनल फोर्स जो है, दैट्स वाई हम ऐसा इस तरह से हम जो रेक्टेंगल है कुछ ऐसे बनाएंगे. और हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा f इंटू साइन ऑफ थीटा. आपको ध्यान देना ये भी है कि ये थीटा कहाँ पर बताया गया है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बन रहा है या वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा. ओके, सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा f इंटू साइन ऑफ थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. आप इसे सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी फोर्स ऐसा है मान ले, और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. ये थीटा जिसके साथ सटा हुआ होगा, इसके साथ अगर सटा हुआ है तो ये हो जाएगा, लेट्स से दिस वेक्टर इज a, तो ये बन जाएगा a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा. और अगर मान ले कि ये एंगल जो है ये a है और एंगल जो है ये एंगल ये वाला बताया गया है, देन दिस वन विल बिकम a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा एंगल अब इसके साथ सटा हुआ है. एंड दिस वन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा. सो थीटा कहाँ पर है, ये एंगल कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये फोर्स जो है, ये फोर्स F फोर्स, बच्चा जो खींच रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स दो पार्ट में टूट गया, खुद गायब हो गया और दो पार्ट में टूट गया, और दो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है. ये F गायब हो गया, ये गायब हो जाता है, टूट जाता है ये दो पार्ट में, और ये खुद एग्जिस्ट नहीं करता है. और कौन एग्जिस्ट करेगा, F इंटू कोसाइन ऑफ थीटा और F इंटू साइन ऑफ थीटा. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में. एक के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और दूसरा फोर्स जो है, जो कि F इंटू साइन ऑफ थीटा है, जो कि F का वर्टिकल कंपोनेंट है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. आप याद कीजिए बुधवा और हरिया को, हरिया फोर्स लगा रहा था जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा था. बुधवा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. बुधवा कोई काम नहीं कर रहा था, सारा काम हरिया कर रहा था. सेम लॉजिक आप यहां पर लगाइए, एग्जैक्ट सेम लॉजिक. F टूट के दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, F इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, और F इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. काम कौन कर रहा है, कोसाइन या साइन? साइन वाला कंपोनेंट जो है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये कोई काम नहीं करेगा. कोसाइन वाला जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो सारा काम वही करेगा. और हमें पता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो जब ऐसा होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, उस समय हमें पता है, सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। f तो टूट चुका है ऑलरेडी दो पार्ट में, f कोसाइन f साइन, दो पार्ट में टूट चुका है। f साइन कोई काम नहीं कर रहा, f कोसाइन काम कर रहा। दैट f कोसाइन, दैट f इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज वर्क डन। तो आप इस वर्क डन को ऐसे कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब ओरिजिनल फोर्स जो लग रहा था, जो बच्चा यहां पर लगा रहा था, दैट फोर्स f, उसकी बात किया जा रहा है यहां पर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस f, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस d इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि यहां पर अपीयर कर रहा है। इस चीज़ को हम जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो इसी चीज़ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। ऑफ कोर्स दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके माथे पे एक एरो लग जाता है। दिस इंडिकेट्स द फोर्स विथ डायरेक्शन, फोर्स विथ डायरेक्शन। सिर्फ F लिखेंगे, एरो हटा देंगे तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और जब एरो लगा देते हैं, ये पूरा का पूरा फोर्स होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट होता है। एंड डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि f एक वेक्टर, d एक वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन वैल्यू। तो ये चीज़, ये तो यही है, और यही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि हमने पहले ही बात किया था। तो जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो वर्क डन के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब एक एग्जाम्पल जो कि हमने पहले ही कंसिडर किया, उसे एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या देखा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाइसिकल का हो रहा इस डायरेक्शन में, और ये बुधवा जो है ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, विच इज़ mg। चलिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना काम कर रहा है, कैसे पता करेंगे आप? वैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा d, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस फोर्स के कारण, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन हुआ, उसे अगर हम पता करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स, बुधवा जो फोर्स लगाया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री। एंड कोसाइन ऑफ 90 डिग्री आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, या फिर आप लिस्ट देखें, या फिर अगर आपका कॉमन सेंस उतना ग्रो हो चुका है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर उतना सेंस है तो आप ये समझ पाएंगे कि कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो दिस टर्म विल become because cosine of 90 degree is 0, so this term will become 0, so that work done is equal to 0। यहाँ पर बुधवा जो काम करेगा ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, उसके कारण जो काम करेगा that work will be 0। बुधवा कोई काम नहीं करेगा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। अब लास्ट एक एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, मान ले एक काट है, इस काट को आपके किसी दोस्त ने आपके तरफ धकेल दिया और आपने इस काट को रोका। फिर से देखते हैं, आपने इस काट को रोका। आप कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं? आप इस पॉइंट से फोर्स लगाना शुरू करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाना शुरू करते हैं। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और काट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, काट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा, और उसी काट में आप फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये अगर फोर्स है, तो इसके कारण वर्क डन हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास तो फॉर्मूला है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का है, एंड कोसाइन ऑफ 180 डिग्री इज -1। सो ये बन जाएगा f इंटू d इंटू -1, सो दैट विल बिकम -fd
नेगेटिव एफ डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस केस में जो वर्क होगा ये वर्क नेगेटिव वर्क होगा। हाउ? कैसे समझे इसे? नेगेटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क क्या होता है? एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपने यहां पर काम किया। वही काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो आप याद कीजिए, इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, ये जो काम आप करेंगे यही काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कैसे समझेंगे आप? पहले बॉडी रुका हुआ था या धीरे धीरे मूव कर रहा था, उसके मोशन के डायरेक्शन में ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोशन बढ़ जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए यू स्पीड से मूव कर रहा था तो अब इसका स्पीड बढ़ के वी हो जाएगा। यू इज लेस देन वी, वी ज्यादा है। और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू उसका स्पीड का स्क्वायर। दैट मीन यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कम था, यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मतलब क्या है? आपने कुछ काम किया, वो काम इसके काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया। आपने पॉजिटिव काम किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। इस केस में क्या हुआ? आपने काट को रोक दिया। इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, उस काइनेटिक एनर्जी से ये आ रहा था और आपने यहां पर इसे रोक दिया। मतलब आपने उसका काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दिया। अगर आप पॉजिटिव काम करते तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता। आपने काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का घटा दिया, इसका मतलब आपने नेगेटिव काम किया। आपने जितना नेगेटिव काम किया उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। सो यहां से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप ये देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है देन दैट इज नेगेटिव वर्क। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आप कभी पॉजिटिव मिलेगा वैल्यू, कभी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से भी आप सेंस को ग्रो कर सकते हैं कि कब जो है वर्क नेगेटिव होगा और कब वर्क पॉजिटिव होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लें एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स अगर ऐसा हो तो ये पॉजिटिव काम करेगा। फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में है, अब भी ये फोर्स पॉजिटिव काम करेगा क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब भी इस डायरेक्शन में बनेगा। अब अगर फोर्स ऐसा हो जाता अब भी ये पॉजिटिव काम करेगा क्योंकि अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है छोटा ही सही लेकिन इसी डायरेक्शन में बनेगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। लेकिन 90 डिग्री बनते ही वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन था, 90 डिग्री हुआ जैसे ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, सो वर्क डन जीरो हो गया। अब जैसे ही आप और रोटेट करेंगे फोर्स को तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट मीन अब से चाहे आप फोर्स ऐसे लगाएं अब नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन हो रहा, नेगेटिव वर्क डन जीरो। अब पॉजिटिव वर्क डन। तो यहां से आप इस चीज़ का बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। वैसे कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू पुट करके भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9 के लिए वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।